नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। गुड मॉर्निंग आप सभी को। सभी लोगों का स्वागत है एग्जाम स्फीयर में। मैं आलोक आप सभी लोगों के साथ जुड़ चुका हूं आज की करंट अफेयर की मस्त शानदार सी क्लास में। और मैं उम्मीद करता हूं मेरे सभी दोस्त, आप लोगों की तैयारी, आप लोगों की जो जर्नी है वो बहुत अच्छे से चल रही होगी सफलता की तरफ। और आज हम 7 अक्टूबर का करंट अफेयर यहाँ पर कवर करने वाले हैं। और जल्दी जल्दी से सबसे पहले हम रिवीजन करेंगे अपने पिछले करंट अफेयर का। और सभी लोग इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को शेयर कर देंगे और हम फटाफट तरीके से शुरू करते हैं अपना रिवीजन। तो सबसे पहला क्या है कि भारत इस वैश्विक मंच का हिस्सा बन गया है जो ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देता है। तो वो कौन सा है? अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का भाग बन गया है भारत। उसके बाद भारत ने अपना पहला सुपर कैपेसिटर संयंत्र कहां पर चालू किया है? तो वो केरल में चालू किया है। उसके बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर जी किस सम्मेलन में शामिल होने के लिए पाकिस्तान जाएंगे? तो वो एससीओ शिखर सम्मेलन के लिए पाकिस्तान जाने वाले हैं। उसके बाद संघाई सहयोग संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो बच्चा ये की गई थी वर्ष 2001 में। उसके बाद कैबिनेट ने किस मिशन को मंजूरी दी जिसके द्वारा तिलहन उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा? तो एनएमईओ नेशनल राष्ट्रीय खाद्य तेल तिलहन मिशन को यहाँ पर आपको क्या है, मंजूरी दी गई है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का प्रारंभ कब किया गया था? तो इसको किया गया था 2007 और 2008 में। यहीं पर एक योजना थी, आप लोगों ने पढ़ा था, कृष्णोन्नति योजना। इसको कब चालू किया गया था? इसको चालू किया गया था आपकी 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। तो इनको क्या है, इनका नाम बदला गया और रिन्यूअल हुआ है, तो इसको आप याद रखेंगे। फिर भारत का तीसरा जो टग बोट है ये लॉन्च किया गया। ये कौन सा है? इसका नाम क्या है? इसका नाम है अश्व। ठीक। इसके बाद विश्व पशु दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड एनिमल डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 4 अक्टूबर को। उसके बाद रामसर स्थलों की संख्या भारत में कितनी हो चुकी है? तो ये हो चुकी है बच्चा 85। सबसे छोटा वेटलैंड कौन सा है? तो वो है रेणुका वेटलैंड। ठीक है, वो क्या है? रेणुका वेटलैंड भारत का सबसे छोटा वेटलैंड है। तमिलनाडु में रामसर साइट्स की संख्या टोटल कितनी है? तो सबसे ज्यादा है 18 और सेकेंड नंबर पर आ जाता है आपका उत्तर प्रदेश जहां पर है 10, है ना। उसके बाद असम के किस उत्पाद को जीआई टैग मिला है? तो वो है बोडो जौ बारन। ये क्या है? चावल से बनने वाली एक बियर है जिसको जीआई टैग बच्चा प्रदान किया गया है। ठीक। तो ये था आपका रिवीजन। अब चलेंगे आज के करंट अफेयर पे और सभी लोग फटाफट से क्या करेंगे, आ जाएंगे पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान में पोखरण में किस मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया गया? अग्नि 5। उसके बाद क्या है? ब्रह्मोस। उसके बाद क्या है? VSHORADS और पृथ्वी सेकंड। तो बच्चा आप लोगों को पता है कि ये जो मिसाइल है इसका प्रयोग जो है वो कहां पर किया गया? राजस्थान के पोखरण में। ये क्या है? ये है एंटी डिफेंस सिस्टम। ठीक। क्या है? एंटी डिफेंस सिस्टम। ठीक है, एंटी डिफेंस सिस्टम है। और इसका जो परीक्षण किया गया ये पोखरण में किया गया है। ठीक। अब देखिए पूरी न्यूज क्या है कि भारत ने फोर्थ जनरेशन एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो बनाया और इसका परीक्षण यहाँ पर किया है। ठीक। तो ये सारी चीजें यहाँ पर हो जाती हैं जो आपको पता होनी। ठीक है, तो पोखरण में ये चीजें की गई हैं बच्चा। अब देखिए क्या है कि जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा इसराइल का आजकल, और वहां पर एक एंटी डिफेंस मिसाइल सिस्टम है जिसका नाम है क्या? आयरन डोम। क्या नाम है बच्चा? आयरन डोम, आपने सुना होगा। भारत S4 जो है वो 400 जो है ये खरीद रहा है। किससे खरीदा है? किससे? रसिया से। ये भी क्या है? मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। क्लियर।
तो इसी तरह भारत जो है वो अपना खुद का भी यहाँ पर क्या है बना रहा है, जिसका नाम क्या है VSHORADS। ठीक, ये कौन सी पीढ़ी का है ये आप याद रखेंगे, ये चौथी पीढ़ी का डिफेंस सिस्टम है। क्लियर, इसको बनाया किसने है, तो इसको डीआरडीओ और कुछ भारतीय कंपनियों के सहयोग से बनाया गया है। क्लियर, अब इसमें देखिए भारत ने इसी साल मई में स्वदेशी एयर टू ग्राउंड मिसाइल थी जिसका नाम था रुद्रम 2, इसका भी परीक्षण किया। किससे किया था, सुखोई 30 से। एयर टू ग्राउंड के देखिए मिसाइल्स के कई प्रकार होते हैं, एक होता है जैसे सरफेस टू सरफेस, तो ये सतह से सतह पर मार करती है। फिर होता है सरफेस टू एयर, ठीक है, तो ये क्या करती है, ये सतह से हवा में मार करती है। फिर एक होती है एयर टू एयर, मतलब हवा से हवा में। फिर एक होती है एयर टू सरफेस, तो ये हवा से सतह पर मार करती है। फिर इसी तरह मरीन वाली होती है मरीन टू एयर, फिर होती है मरीन टू सरफेस, तो ये सारी होती है। क्लियर, ये मिसाइल्स के क्या है प्रकार है। ठीक, चलिए अब यहाँ पर भारत ने जो 4 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है वो कौन कौन सी हैं। पहला तो देखिए एक लॉन्ग रेंज होता है, मतलब ज्यादा दूरी वाली मिसाइल्स को मार गिराते हैं, मतलब बहुत ही पहले ही मार गिरा दिया जाता है। फिर इंटरमीडिएट होता है, जो भारत ने S-400 खरीदा है, ये क्या है इंटरमीडिएट है। क्लियर, इंटरमीडिएट का मतलब क्या होता है, थोड़ा पास आने पर मध्य दूरी जब तय कर लेती है मिसाइल तो उसको मार के गिरा देता है। फिर उसके बाद होती है शॉर्ट रेंज मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जैसे आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है भारत का, ये क्या है शॉर्ट रेंज है। फिर आ जाएगा आपका वेरी शॉर्ट रेंज। वेरी शॉर्ट रेंज मतलब जब मिसाइल्स बिल्कुल पास आ जाती है तब उनको ये क्या करता है समाप्त कर देता है। तो सबसे पहले काम कौन करेगा, लॉन्ग रेंज, फिर इंटरमीडिएट, फिर शॉर्ट रेंज और फिर वेरी शॉर्ट रेंज, ये काम करते हैं इस प्रकार से। ठीक, तो ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, उसके बाद आएंगे अगले क्वेश्चन पर, बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। तो आप सभी को पता है उद्घाटन में सबसे आगे कौन रहते हैं, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी। इन्होंने बंजारा विरासत म्यूजियम का उद्घाटन किया, कब किया, 5 अक्टूबर को इन्होंने ये चीज की। क्लियर, ये 5 मंजिला इमारत है और बंजारा समुदाय की समृद्ध धरोहर को दर्शाती है। बंजारा समुदाय कौन सा है, जैसे खाना बदोश जो होते हैं उनको हम कभी कभी क्या बोल देते हैं, बंजारा समुदाय बोल देते हैं। इनका मेजर क्या होता है कि ये एक जगह पर टिकते नहीं है, है ना, क्या करते हैं, मतलब ये एक जगह से दूसरे जगह से दूसरे जगह से तीसरे जगह पर ये लगातार क्या करते हैं, घूमते रहते हैं। मतलब एक दिन कहीं और पर मतलब रहेंगे, 10-15 दिन अपना बनाएंगे खाएंगे मांगेंगे। अब कुछ कलाएं होती हैं प्रदर्शित करेंगे, कुछ ये लोग अपना आयुर्वेदिक दवाएं बेच लेते हैं, तो ये सारी चीजें करके ये 1-1.5 महीने कहीं रुके फिर वहां से चले गए, फिर 1-1.5 महीने कहीं रुके फिर वहां से चले गए, ये चीजें करते रहते हैं। ठीक, तो इनके विरासत को यहाँ पर दर्शाने के लिए बंजारा विरासत म्यूजियम का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि भारत के विदेशी मुद्रा भंडार ने कौन सा आंकड़ा जो है वो पार कर लिया है। तो आप सबको पता है कि किसी भी देश के पास विदेशी मुद्रा भंडार होना चाहिए और भारत ने इसको 700 अरब डॉलर का कर लिया है। ठीक है, और ऐसा देखिए ये क्या है, ये दिखाता है कि आप कितने अभी समृद्ध हैं। और अगर कोई अनहोनी होती है, कोई घटना ऐसी घटती है, कोई ऐसी मतलब महंगाई वगैरह आती है, क्रैश होता है, तो आप अपने देश को कितना सुरक्षित कर सकते हैं। क्लियर, तो ये रिजर्व होता है जो सभी देश कुछ ना कुछ रखते हैं। तो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार अब कितना हो गया है, 700 अरब डॉलर हो गया है। और भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन गया है जिसने अब विदेशी मुद्रा भंडार में चौथे नंबर पर भारत जो है वो आने लगा है। तो आप सभी को पता है कि जो आरबीआई की गाइडलाइन है उसमें 200 अरब डॉलर जो है वो हमेशा मिनिमम होना चाहिए, जिसमें क्या होता है 100 शायद एक को आप कंफर्म कर लेंगे, 175 अरब डॉलर का क्या होगा सोना, सॉरी करेंसी होती है, और 25 अरब डॉलर का क्या होता है
सोना होता है, ये यहाँ पर मिनिमम रखना ही होता है। कम से कम 200 अरब डॉलर का वो किसी भी मतलब भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार भारत सरकार के पास होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज होती है। अभी लेकिन 200 बहुत नीचे हो गया, भारत कहां पर पहुंच गया है, 700 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। ठीक, और ऐसा करने वाला भारत विश्व का चौथा देश है, यानी कि विदेशी मुद्रा भंडार में अगर आप रैंकिंग देखेंगे तो भारत की चौथी रैंकिंग आ गई है। फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से पक्का 100% ये आपसे पूछा जाएगा बच्चे कि किस देश ने अपने कब्जे वाले चागोस द्वीप समूह को मॉरिशस को वापस करने के लिए सहमति व्यक्त की। तो ये किया है बच्चा यूनाइटेड किंगडम ने। यूनाइटेड किंगडम ने क्या किया था, चागोस द्वीप समूह पर कब्जा किया था। इसमें भारत जो है वो काफी ज्यादा इसमें इंटरफेयर करता है, मध्यस्थता करता है, और इसके बाद ये मॉरिशस को अब वापस हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर आप देखेंगे ये है हमारा प्यारा भारत, और ये क्या है, ये एक द्वीप समूह है जिसका नाम क्या है, चागोस द्वीप समूह। और यही चागोस द्वीप समूह अभी तक किसके पास था, यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन के पास था, लेकिन अब ये वापस किसको मिल जाएगा बच्चे, ये वापस मिल जाएगा मॉरिशस को, है ना। ठीक, तो मॉरिशस के जो प्रधानमंत्री हैं इनका नाम है प्रविंद जुगनाथ। ये भारत के दौरे पर आए थे और इन्होंने भारत की तारीफ में कुछ कसीदे करते हुए इन चीजों को यहाँ पर व्यक्त किया। दरअसल हुआ क्या था कि 4 अक्टूबर को यूनाइटेड किंगडम और मॉरिशस के बीच में यह समझौता हुआ, जिसमें मध्यस्थता किसने की थी, भारत ने की थी। और भारत की मध्यस्थता की वजह से ये अब जो द्वीप है ये किसको मिल जाएगा, मॉरिशस को वापस मिल जाएगा। अगर आप इसके फैक्ट्स की बात करें तो चागोस द्वीप समूह में लगभग 60 द्वीप शामिल हैं। क्लियर, ये मालदीव से 500 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। 1810 से यूनाइटेड किंगडम का इस पर अधिकार है। ठीक, 1968 में मॉरिशस को जब स्वतंत्रता मिली तब यूनाइटेड किंगडम ने क्या किया था, चागोस द्वीप को मॉरिशस से अलग कर दिया था और इसे ब्रिटिश हिंद महासागर का क्षेत्र बनाया था। और अभी तक इस पर कब्जा किसका था, ब्रिटिश गवर्नमेंट का था। ठीक, ये सारी चीजें थी। इसका एक सेपरेट वीडियो भी आएगा, आप लोग उसको जरूर देखना। उसके बाद आ जाएगा भैया, आरबीआई ने किसको अपना ईडी नियुक्त किया, मतलब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वो किया अविरल जैन को। ठीक है, किसको किया है, अविरल जैन, है ना। तो अविरल जैन को नियुक्त किया है अपना क्या, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। तो बस आपको यही इतना याद रखना है, ये व्यक्ति कौन है, ये व्यक्ति है अविरल जैन, और इनको नियुक्त क्या किया गया है, इनको नियुक्त किया गया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ईडी, मतलब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इनको नियुक्त कर दिया गया है। तो ये सारी चीज आप नोट डाउन कर लेंगे। अगर आप देखें यहाँ पर तो एसबीआई की स्थापना कब की गई थी, 1 जुलाई 1955 को। किसके रूप में था ये पहले, तो ये पहले था इंपीरियल बैंक। क्या था, इंपीरियल बैंक था। फिर इसका राष्ट्रीयकरण जब किया गया तो वो कब किया गया, 1 जुलाई 1955 को किया गया, और तब से इसका नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया, है ना। उसके बाद अगर आप इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। फिर इसकी स्थापना की बात करें तो जो कानून आया था इसके राष्ट्रीयकरण के लिए, उस कानून का नाम क्या था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम 1955। तो ये आपसे डायरेक्ट पेपर में पूछा जाता है। इसका प्रारंभिक नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इसमें 2017 में इसके 5 सहयोगी बैंक थे और भारतीय महिला बैंक, 6 बैंकों का विलय किसमें कर दिया गया, एसबीआई में कर दिया गया। ठीक, तो ये पूरा किसके बारे में है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में है बच्चे। उसके बाद भारत जो है नवंबर में फ्रांस में होने वाले यूरो नेवल 2024 में शामिल होगा। यूरो नेवल क्या है, एक मरीन क्या है, एक्सरसाइज है, जो एक तरह से कहा जा रहा है कि सबसे बड़ी ये एक्सरसाइज होने वाली है। इसमें लगभग लगभग 104 देश जो है वो शामिल होंगे। ठीक, तो भारत को इसमें न्योता मिला है और भारत इसमें शामिल होने वाला है।
ये हो कहाँ रहा है, पेरिस फ्रांस में हो रहा है। तो आप इसको याद रखेंगे। और अभी पेरिस फ्रांस में क्या हुआ, अभी पेरिस फ्रांस में 2024 का क्या हुआ, ओलंपिक्स हुआ। ठीक है, क्या हुआ, ओलंपिक्स जो है वो समाप्त हुआ, है ना। तो ये चीज आप याद रखेंगे। ठीक, उसके बाद भारत की नौसेना जो है यहाँ पर अपना जाकर प्रदर्शन करेगी। तो अभी ये न्यूज आप लोगों के सामने फिर से आएगी, तो वहां पर ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, है ना। चलो आगे चलते हैं। फिर है कि कैलाश पर्वत का दर्शन पहली बार किस भारतीय राज्य क्षेत्र से किया गया। तो आप सभी को पता है कि जो कैलाश रेंज है ये कहां पर स्थित है, ये चीन में स्थित है। ठीक है, और एक्चुअली कहां पर है, तो तिब्बत में स्थित है ना। लेकिन तिब्बत पर अधिकार किसका है, चाइना का है। तो कहां पर हो गया, ये चीन में हो गया। तो अभी तक कैलाश पर्वत का दर्शन करने के लिए चाइना जाना होता था, लेकिन अभी क्या हुआ, पहली बार ऐसा हुआ है भाई कि उत्तराखंड से क्या हुआ, उत्तराखंड से लोगों ने कैलाश पर्वत के दर्शन किए, है ना। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ये क्या है, कैलाश शिखर है। इसका दर्शन कहाँ से हुआ है, इसका दर्शन हुआ है उत्तराखंड से, है ना। तो उत्तराखंड से इसका दर्शन किया गया। कहां से, लिपुलेख दर्रे के भगवान शिव के निवास से जो होता है। आप सबको पता है कि लिपुलेख दर्रा जो है ये कहां पर स्थित है, लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में स्थित है ना। क्यों, क्योंकि आपने पढ़ा है कि हेमा मालिनी उत्तर में। तो हेमा मालिनी उत्तर में क्या है, माँ से हो गया माना दर्रा, ली से हो गया लिपुलेख दर्रा, और नी से हो गया नीति दर्रा। और ये तीनों दर्रे कहां पर स्थित हैं, उत्तराखंड में स्थित हैं। ठीक, तो लिपुलेख दर्रा कहाँ है, उत्तराखंड में। और लिपुलेख दर्रे के द्वारा, लिपुलेख दर्रे से ही कैलाश शिखर का दर्शन किया गया। इसका जो उद्घाटन है ये किसके द्वारा किया गया, उत्तराखंड के पर्यटन विभाग के द्वारा किया गया। ठीक, बात करें अगर लिपुलेख दर्रा की, तो ये पिथौरागढ़ में व्यास घाटी में स्थित है ना। चलो आगे चलते हैं। 2024 का मिदोरी पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। तो ये बता, आप सबको पता है कि जो मिदोरी पुरस्कार है, ठीक है, कौन सा मिदोरी पुरस्कार है, ये पुरस्कार बच्चा दिया जाता है जो इन्वायरमेंट के क्षेत्र में अच्छा काम करते हैं। ठीक, मतलब कि जैव विविधता संरक्षण के लिए ये प्रदान किया जाता है। ठीक, किसके लिए, जैव विविधता में जो संरक्षण करके योगदान देते हैं उनको ये जो अवार्ड है वो प्रदान किया जाता है। देखते हैं तो ये किसको दिया जा रहा है, तो बहुत बढ़िया से याद रखेंगे नामों को। कजाकिस्तान की वेरा वेरोनोवा, ठीक, ये पहली है। और पेरू की यासाबेल अगस्टीना ये दूसरी है। इन दोनों लोगों को ये अवार्ड जो है वो दिया जाएगा। कब दिया जाएगा, तो 29 अक्टूबर को COP16 होने वाला है। ठीक, जैव विविधता पर कन्वेंशन, ये कहाँ होगा, कोलंबिया में। और इसी समय ये अवार्ड जो है इनको भाई साहब प्रदान किया जाएगा। तो ये आप याद रखेंगे। यू न्यूज अभी फिर से आप लोगों के सामने से 29-30 अक्टूबर को गुजरने वाली है। ठीक, उसके बाद पूछा गया कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो ये हुई थी बच्चा 1948 में। 1948 में क्या बनाया गया, WHO बनाया गया था। अभी क्या हुआ कि WHO ने एमपॉक्स के लिए, यानी कि क्या है वो, मंकी पॉक्स, ठीक है, क्या है, मंकी पॉक्स। तो मंकी पॉक्स के लिए एक डायग्नोसिस टेस्ट के लिए मंजूरी दे दी है। ठीक है, तो ये पहला डायग्नोसिस जो टेस्ट है ये कहाँ किया जाएगा, तो ये किया जाएगा हर जगह जहां पर भी मंकी पॉक्स है। मंकी पॉक्स फैला कहां से, तो दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप से ये फैला है। ये बंदरों से फैला, बंदरों से मनुष्यों में, और मनुष्य से मनुष्य में बहुत ही आसानी से फैल जाता है। अगर आप इसके बाद बात करें इस वायरस के परिवार की, तो ये चेचक जो वायरस है उसे से संबंधित है। इसमें आपके शरीर पर फफोले वगैरह पड़ जाते हैं। क्लियर। और अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका में 800 से ज्यादा मृत्यु हो चुकी है इसकी वजह से, और 30,000 से ज्यादा मामले
जो है वो सामने आए हैं। जो देश है दक्षिण अफ्रीका का एक देश है जिसका नाम है कॉन्गो। तो कॉन्गो गणराज्य जो है यहाँ से ये काफी ज्यादा फैला और यहीं पर सबसे ज्यादा इसका प्रकोप देखा गया। अगर आप बात करें भाई साहब WHO की, ठीक, इसकी WHO की मतलब कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन की, तो चाहे हो जाए आप लोगों के साथ। तो बच्चा इसकी स्थापना कब की गई थी? 7 अप्रैल 1948 को स्थापना की गई थी। किसकी? 7 अप्रैल 1948 को स्थापना की गई आपके WHO की। इसका मुख्यालय कहां पर है? इसका मुख्यालय है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। और इसका जो संस्थापक संगठन है वो कौन सा है? संयुक्त राष्ट्र है। वर्तमान में इसमें 194 जो है वो सदस्य राष्ट्र हैं। जो घेब्रेयेसस हैं ये क्या है? इसके अभी डायरेक्टर जनरल हैं। और 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को ही विश्व स्वास्थ्य संगठन का गठन जो है वो किया गया था, है ना। उसके बाद पूछा गया है कि एफसीआई ने हाल ही में कौन सी प्रणाली शुरू की? तो एफसीआई ने स्टार्ट किया बच्चा अन्न दर्पण। अन्न दर्पण जो योजना है इसको लॉन्च किया गया एफसीआई के द्वारा। बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको देखें तो इसका जो ये एक मेन एम क्या है इसका? तो जो खाद्य श्रृंखला है, खाद्य आपूर्ति श्रृंखला है, उसको बनाने के लिए, अच्छे से चलाने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। क्लियर? तो यही बस इसमें इंपॉर्टेंट है। अगर आप बात करें एफसीआई की, तो भारतीय खाद्य अधिनियम जो है 1964 का, इसके तहत इसको लाया गया था और 1965 में इसकी स्थापना की गई थी। ये क्या है? तो ये खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत एक क्या है? विभाग है जो काम करता है खाद्य वितरण के बारे में। ठीक है। उसके बाद आपका विश्व अंतरिक्ष सप्ताह जो है ये मनाया जा रहा है 4 से 10 अक्टूबर के बीच में। ये डेट आप याद रखेंगे कि विश्व स्पेस वीक जो है ये कब से कब तक मनाया जा रहा है? तो 4 से 10 अक्टूबर। स्पेस एंड क्लाइमेट चेंज जो है ये इसकी थीम है 2024 की, तो थीम भी आप याद रखेंगे। 4 अक्टूबर 1957 को हुआ क्या था? तो भाई 4 अक्टूबर 1957 को पहला मानव निर्मित जो यान है स्पुतनिक 1, ये क्या किया था? ये अंतरिक्ष में अन्वेषण किया था। पहली बार जो लोग हैं इससे निकलकर कहाँ गए थे? अंतरिक्ष में गए थे। तो ये सारी चीजें यहाँ पर हो जाती हैं। ठीक, क्लियर? चलिए, ठीक है। उसके बाद दूसरी न्यूज क्या है कि भारत का समुद्री डीकार्बनाइजेशन सम्मेलन। डीकार्बनाइजेशन क्या होता है? डीकार्बनाइजेशन का सिंपल सा मतलब होता है कि समुद्र की जो जहाजें हैं उनका जो कार्बन उत्सर्जन होता है उसको कम करना। ठीक, कैसे कम करना? तो कम कैसे करेंगे ये यहाँ पर आपके सामने आता है कि यहाँ पर आप सबको सबसे पहले समझना होगा कि जो समुद्री जहाजें होती हैं वो जो पूरे विश्व का CO2 उत्सर्जन होता है, ठीक है क्या? CO2 उत्सर्जन जो होता है इसका 3% अकेले कौन करता है? ये समुद्री पोत करते हैं। लेकिन करना भी पड़ेगा क्योंकि 90% जो व्यापार है वो समुद्र के जरिए इन जहाजों के माध्यम से किया जाता है। तो समुद्री डीकार्बनाइजेशन का अर्थ जो है वो ये है कि जहाजों से जो ग्रीन हाउस उत्सर्जन है इसको हम कम करेंगे। ठीक, तो इसको कम करने के लिए ये चीज यहाँ पर की जा रही है। ठीक बच्चे, चलिए आगे चलते हैं। अगर आप बात करें यहाँ पर जो आपका क्या बोलते हैं, एक मिनट रुकिएगा, मैं थोड़ा सा मिस कर गया हूँ। हाँ, चलिए, तो यहाँ पर जो आपका समुद्री संगठन है, विश्व समुद्री संगठन है ना, विश्व समुद्री संगठन है, इसके बारे में अगर बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 17 मार्च 1948 को। ठीक, ये इसने कार्यक्रम शुरू किया 1959 में। मुख्यालय कहाँ पर है? लंदन, यूनाइटेड किंगडम में। इसके महासचिव कौन है? तो ये है कितक लिम है और 174 देश इसके सदस्य राष्ट्र हैं। ठीक, तो ये था आप लोगों का आज का प्यारा सा करंट अफेयर। अब चलते हैं अपने स्टैटिक जीके पर।
और देखेंगे कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न राज्यों में और विभिन्न समुदायों में जो न्यू न्यू ईयर है वो किस किस नाम से मनाया जाता है। ठीक, तो ये आपके पेपर में बहुत ही ज्यादा पूछे जाने वाला स्टैटिक जीके है। तो शुरू करेंगे। असम में जो न्यू ईयर मनाया जाता है उसका नाम होता है बिहू। सिंधी जो लोग हैं ये मनाते हैं चेटी चंड के नाम से। फिर पश्चिम बंगाल मनाता है पहला वैसाख। तमिलनाडु मनाता है पुंथाडु। कोंकणी जो समुदाय के लोग हैं ये मनाते हैं संवत्सर पड़वो। पंजाब के लोग वैसाखी के दिन मनाते हैं। मलयाली लोग विशु के दिन मनाते हैं। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में उगाड़ी त्योहार के दिन न्यू ईयर मनाया जाता है। महाराष्ट्र, गोवा और दमन द्वीप में गुड़ी पाड़वा को मनाया जाता है न्यू ईयर। फिर उसके बाद साजिबू चेरायोबा मनाया जाता है मणिपुर में। नवरेह मनाया जाता है कहां पर, जम्मू और कश्मीर में। उत्तराखंड में न्यू ईयर का नाम है बिखौती। बिहार में है जुड़शीतल। झारखंड में है सरहुल और उड़ीसा में है पड़ संक्रांति। आप लोगों को बताना है कि जो हिंदू नववर्ष होता है वो कब से शुरू होता है। ठीक है, हिंदी महीने के किस नाम से हिंदू नववर्ष शुरू होता है, इसका जवाब आप सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में करके देंगे। और ये आज का करंट अफेयर हम यहाँ पर एंड करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और इसकी पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। लिंक आपको बच्चा डिस्क्रिप्शन में दी गई है। मिलते हैं सभी लोगों से अगले सेशन में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।